गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण में अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। अपठित शब्द का अर्थ क्या है? जो कभी ना पढ़ा गया हो। अर्थात अपठित गद्यांश वे गद्यांश होते हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गद्यांश को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। नंबर 2, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सरल और स्पष्ट भाषा में देना चाहिए। नंबर 3, यदि आपको गद्यांश का शीर्षक देना है तो आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, देखें उसमें किस विषय पर बात की जा रही है। जिस विषय पर बात की जाती है वही उस गद्यांश का शीर्षक होता है। नंबर 4, शीर्षक छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 5, ज़्यादातर शीर्षक गद्यांश की पहली और अंतिम पंक्ति में मिल जाता है। अब इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम एक गद्यांश को हल करते हैं। कबीर केवल महान कवि ही नहीं बल्कि अपने समय के सबसे बड़े और सच्चे समाज सुधारक तथा युग निर्माता थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे परंतु वे ज्ञानी व्यक्ति थे। जब उनका जन्म हुआ तब देश सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं में जकड़ा हुआ था। देश में जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, रोज़ा, नमाज आदि का बोलबाला था। धर्म और जाति के नाम पर संपूर्ण देश दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों की आलोचना की और समाज में जागृति का नया मंत्र फूका। कबीर साधु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनकी भाषा विभिन्न भाषाओं की खिचड़ी अथवा सुधकड़ी कहलाई। उनकी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। अपने दोहों और पदों में उन्होंने ज्ञान, अज्ञान, निराकार, ईश्वर, आपसी प्रेम आदि की बातें की हैं। अब हमने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है और अब इस पर आधारित हम प्रश्न करते हैं। कबीर कौन थे? कबीर कवि ही नहीं, एक सच्चे समाज सुधारक तथा युग निर्माता भी थे। कबीर ने समाज में किसका मंत्र फूका? कबीर ने समाज में जागृति का मंत्र फूका। कबीर की भाषा क्या कहलाई? कबीर की भाषा सुधकड़ी कहलाई। कबीर की रचनाओं में क्या संदेश छिपा है? कबीर की रचनाओं में आपसी प्रेम तथा भाईचारे का संदेश छिपा है। ज्ञान अज्ञान में समास बताइए। जहाँ 2 पद होते हैं और दोनों पदों के बीच में समास योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कबीर कैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? कबीर साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर की रचनाएं कौन से ग्रंथ में संकलित हैं? कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कबीरदास जी अपने दोहों और पदों में कौन सी बातें की हैं? कबीरदास जी ने अपने दोहों और पदों में ज्ञान, अज्ञान, निराकार, ईश्वर, आपसी प्रेम आदि की बातें की हैं। अब हम दूसरा गद्यांश करते हैं। एक समय था जब हमारे देश में वनों की कोई कमी नहीं थी, आबादी कम थी और बड़े बड़े शहरों का विकास नहीं हुआ था। गांवों और बस्तियां अधिकतर जंगलों के किनारे बसे हुए थे। ग्रामीण जीवन में वनों का विशेष स्थान था। वन भारतीय जीवन के स्रोत थे। यह सुखद संस्मरण अब भूतकाल की बात हो गई है। वर्तमान जीवन बड़े बड़े महानगरों में सीमेंट, लोहे और कंक्रीट के जंगल में कैद हैं। अब स्वच्छ वायु, प्राकृतिक दृश्य, वनों की छटा आदि स्वप्न बनकर रह गए हैं। वर्तमान विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कम से कम 40% भाग में वन होने आवश्यक हैं, परंतु दुर्भाग्य यह है कि मात्र 23% भाग में वन शेष रह गए हैं। वनों की घटती संख्या के कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलते हुए मैदान, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना और आधुनिक सभ्यता। वनों के बिना सभी प्राणियों का जीवित रहना बहुत कठिन है। अब इस गद्यांश पर आधारित हम प्रश्न उत्तर करते हैं। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। बच्चों, मैंने पहले भी बताया था शीर्षक वह होता है जिसके बारे में गद्यांश में बात की जाती है। यहाँ इस गद्यांश में वनों के कम होने की बात की जा रही है, तो इसका शीर्षक हुआ सिकुड़ते वन। गांव और बस्तियां कहाँ बसे हुए थे?
गांव और बस्तियां जंगलों के किनारे बसे हुए थे। देश की वर्तमान स्थिति क्या है? देश की वर्तमान स्थिति यह है कि वन कम हो रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। वनों की घटती संख्या के क्या कारण है? वनों की घटती संख्या के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलते हुए मैदान, उद्योगों की स्थापना। देश में कम से कम कितने प्रतिशत भाग में वन होने आवश्यक हैं? देश में कम से कम 40% भाग में वन होने चाहिए। अब बच्चों, आपको अपठित गद्यांश अच्छे से समझ आ गए होंगे।